Hello guys, now we will see some problems related to electromechanical systems. A motor's shaft is spinning at a speed of 3000 rpm. ये rpm जो है 3000 rpm, सही है। 3000 rpm पे मोटर की क्या कर रही है कि शाफ्ट स्पिन कर रही है, ठीक है। व्हाट इज द शाफ्ट स्पीड इन रेडियंस पर सेकंड? रेडियन पर सेकंड में क्या होगी? सिंपल तरीन प्रॉब्लम है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना पड़ेगा। कितनी, यानी इसको हम n कहेंगे, अगर n कितना है जनाब 3000 आरपीएम, ठीक है। इसको मैंने किस में करना है? रेडियंस पर सेकंड में करना है, रेडियन पर सेकंड। तो उसका क्या तरीका होगा कि आप देखें 3000, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियंस होते हैं जी? 2 पाई, और पर मिनट बटे में मिनट है सेकंड करते हैं तो 60। तो ये जरा कैलकुलेट करें कितना आता है, 3000 इंटू 2 पाई/60। तो ये आपका तकरीबन 314.2 रेडियन पर सेकंड आएगा, और इसको हम कहेंगे ओमेगा, ठीक है, सही है। तो ये जनाब ये बड़ा यूज होने आगे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट इज अ फ्लाई व्हील विद अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्लाई व्हील जिसको यूं घुमाते हैं, यानी हाथ से अगर आप उसको घुमाएं तो वो घूमेगा, फ्लाई व्हील। अ फ्लाई व्हील विद अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 kg मीटर स्क्वायर इज इनिशियली एट रेस्ट। यानी जो इनिशियल है वो क्या है? रेस्ट पर है। इफ अ टॉर्क ऑफ 5 न्यूटन मीटर, यानी ये उसका मोमेंट ऑफ, ये क्या दिया हुआ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम इसको जे से रिप्रेजेंट करें फॉर एग्जांपल, तो ये बन जाएगा आपका 2 kg मीटर स्क्वायर। और रेस्ट पे टॉर्क का आपने कितना अप्लाई किया? टॉर्क कितना है जी? 5 न्यूटन मीटर, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा, इट इज सडनली अप्लाइड टू द फ्लाई व्हील, यानी अचानक आपने फ्लाई व्हील पे 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क अप्लाई कर दिया। अच्छा, फिर क्या होगा? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील आफ्टर 5 सेकेंड्स? तो उसकी स्पीड क्या होगी फ्लाई व्हील की 5 सेकंड के बाद, यानी 5 सेकंड के बाद, यानी टी टी इज इक्वल टू जीरो पे वो क्या है? एट रेस्ट है, यानी उसकी स्पीड जीरो थी। 5 सेकंड के बाद उसकी क्या स्पीड होगी? तो टॉर्क, इसका फार्मूला क्या होता है? टॉ इज इक्वल टू जे एल्फा, ये होता है फार्मूला इसका। टॉ इज इक्वल टू जे एल्फा, ठीक है। और एल्फा क्या चीज होती है? ओमेगा टी। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा टी, फिजिक्स में आपने चीजें पढ़ी हुई है ना। तो अब यहाँ से आपने क्या निकालना है? बेसिकली ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा इज इक्वल टू टॉ ओवर जे टी। तो टॉ कितना है इसके अंदर? 5 न्यूटन मीटर। जे कितना? 2 kg। और साथ में जो है आप इसको टाइम टाइम जो है इसके अंदर पुट करें। अच्छा जी, तो ये जनाब टॉ इज इक्वल टू जे अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू टॉ इंटू टी ओवर जे जी। अच्छा जी, अब ये तो निकला रेडियन पर सेकंड। अब इसको हम करते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड के अंदर। ये देखें 12.5 रेडियन पर सेकंड को रेवोल्यूशन पर मिनट में करना है अगर मैंने, तो इसका पहले क्या था? 2 पाई/60। अब कितना हो जाएगा? 60/2 पाई। ये जरा निकाल लें तो ये आपका आरपीएम में आ जाएगा। 60/2 पाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 2 पाई/60 हम करते हैं आरपीएम टू रेडियन पर सेकंड में जाने के लिए, और रेडियन पर सेकंड से आरपीएम में जाने के लिए 60/2 पाई करेंगे, ठीक है। तो ये जनाब आपका 119.4 रेवोल्यूशन पर मिनट आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है जी, अ मोटर इज सप्लाइंग 60 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क टू इट्स लोड। इफ द मोटर्स शाफ्ट इज टर्निंग एट 1800 rpm, व्हाट इज द मैकेनिकल पावर सप्लाई टू द लोड इन वॉट्स इन हॉर्स पावर? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखो जरा, चलो इधर कर देता हूँ मैं आपको। आ, इसमें क्या है जी? मोटर इज सप्लाइंग 60 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 60 न्यूटन मीटर, ठीक है। इफ द मोटर शाफ्ट इज टर्निंग एट 1800 rpm, यानी उसका एन कितना है? 1800 rpm, ठीक है। व्हाट इज द मैकेनिकल पावर सप्लाई टू द लोड इन वॉट्स? पावर क्या है वॉट्स के अंदर? तो वॉट्स का क्या फार्मूला होता है? पी इज इक्वल टू टॉ ओमेगा, ये होता है ना, पी इज इक्वल टू टॉ ओमेगा। अब ये एन आरपीएम है, तो ओमेगा कितना होगा इसका? 1800 इंटू 2 पाई/60। ये कितना आएगा फिर? ओमेगा कितना आ जाएगा इसमें? ओमेगा निकालें हैं ज़रा, कितना आता है ये निकालें। उसके बाद उसको क्या करें? 60 ज़रा ओमेगा करेंगे तो ये आपके पास वॉट में आ जाएगी पावर।
कैलकुलेशन करें सारी कंप्लीट करके बताएं मुझे ज़रा जी। तो P इज इक्वल टू टॉ ओमेगा, ओमेगा कैसे निकाला, एन से कैसे निकाला, 2 पाई/60 करके हमने उसको ओमेगा निकाल लिया। तो P इज इक्वल टू टॉ ओमेगा, ये मेन फार्मूला होता है मैकेनिकल पावर का, सही है। अच्छा, अब आपने ये याद रखना कि एक हॉर्स पावर ये बड़ा कॉमन यूनिट है इंडस्ट्री के अंदर। 10 हॉर्स पावर की मोटर, 15 हॉर्स पावर की मोटर, उसमें होते हैं 746 वाट। एक हॉर्स पावर में 746 वाट। तो एक वाट में कितने होंगे, 1/746। तो 11304 में कितने होंगे वाट के अंदर हॉर्स पावर, 11304 डिवाइडेड बाय 746 निकालने जरा कितने हॉर्स, 15.16 हॉर्स पावर, 15.16 हॉर्स पावर जो है ना ये आपका बन रहा है, सही है, ठीक है। हाँ जी, देखें इतना ही बन रहा है, 15.2 अप्रॉक्सीमेटली इसने लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, अब ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, स्लाइड्स में हमने ज़रा सिंपल सा किया था, अब आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा चीज़ों का। अच्छा जी, अ फेरोमैग्नेटिक कोर इज शोन इन फिगर P12, ठीक है, इस प्रॉब्लम के अंदर ये शो किया जा रहा है। द डेप्थ ऑफ द कोर इज 5 सेंटीमीटर। डेप्थ से मुराद है कि इसकी परली तरफ, इसके अंदर जो डीप है यानी उस तरफ, वो कितना है जी, 5 सेंटीमीटर है। द अदर डायमेंशंस ऑफ द कोर आर शोन इन द फिगर। अब ये डायमेंशंस पे जरा गौर करें कैसे हैं। ये देखें जरा, ये कोर है आपके पास, ये वाली जो लेग है ये जरा मोटी लेग है, इसकी ये चौड़ाई कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है जो कि पीछे की तरफ है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद इस पे जरा गौर करें, ये कितनी है जी, 10 जमा 20 जमा 5 35, ये 35 बन गया, सही है। अच्छा जी, और ठीक है, और ये कितनी है जनाब, ये वाली अब स्लैग पर आ जाते हैं, 15 जमा 15 जमा 15 45, और ये जो बारीक इसकी लेंथ है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और डेप्थ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ये तकरीबन बराबर है, ये दोनों बराबर है। अच्छा जी, the other dimensions of the core are shown in the figure. Find the value of the current that will produce a flux of 0.05 वेबर। तो इसका फार्मूला हमने किया हुआ है, इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि फार्मूला क्या था, V इक्वल टू आई आर ना, F इज इक्वल टू R इंटू फाइव, ऐसा ही था, R इंटू फाइव। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन आई इज इक्वल टू R इंटू फाइव। तो I क्या होगा, R फाइव ओवर एन। अब R हमने निकालना है, फाइव हमें दिया हुआ है उसने, कितना है, 0.005 ये हमें गिवन है, और n कितना गिवन है, 500 टन, यानी ये आपका 0.005 ओवर 500 इंटू आर। अब ये R हमने ज़रा निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट दैट विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ इतने वेबर विद दिस करंट, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी एट द टॉप ऑफ द कोर। फ्लक्स डेंसिटी मींस B, यानी यहाँ पे कहता है B क्या होगा, B इज इक्वल टू फाइव ए, वो फार्मूला लगा के पहले फाइव निकालेंगे, फिर उस फाइव को ए से तकसीम करके हमारे पास बी निकल आएगा, सही है। अच्छा, तो फ्लक्स डेंसिटी डिफरेंट होगी, यहाँ पे डिफरेंट होगी क्योंकि इसका एरिया डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट होगी, इसका एरिया डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट होगी, इसका एरिया डिफरेंट है, लेकिन फाइव सेम है इसमें, फाइव जो है इसके अंदर हम, हाँ जी। अच्छा, with this current what is the flux density at the top of the core, what is the flux density at the right side of the core, assume that the relative permeability of core is 1000। तो relative permeability क्या है, 1000, यानी म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो 1000 ज़रब 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ये आ जाएगा वो, सही है। अच्छा, अब हम निकालते हैं टोटल आर, कैसे हमने निकालना है, वो क्या होगा जनाब, एक ये वाला, या इसको यहाँ इसको हम कह लेते हैं ऊपर वाला और बॉटम वाला ये सेम है, तो इसको आप R1 कह लें, ठीक है। उसके बाद ये वाला ले लें आप, ये जो लेफ्ट वाला है R2, ठीक है। उसके बाद ये राइट वाला R3। अच्छा, R का क्या फार्मूला था, R का फार्मूला होता था मीन पाथ लेंथ LC ओवर म्यू आर म्यू नॉट एरिया। अब पहले हम इसकी चले निकालते हैं, ये वाला जो है इसकी मीन लेंथ क्या होगी, 20 ये आ जाएगी, प्लस यहाँ से फ्लक्स आएगा और यहाँ चला जाएगा, तो इसका हाफ ले लें, इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2.5,
और इसका कितना हो जाएगा 5, यानी 5 प्लस 2.5 7.5। तो 7.5 मतलब मीन लेंथ ले रहे हैं ना, मीन लेंथ, मीन लेंथ हम ये कह रहे हैं कि दरमियान दरमियान से यूं गुजर जाएगा फ्लक्स, एज्यूम कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो 20 जमा 5 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 27.5 27.5। अच्छा जी, ये आपका हम कह लेते हैं R1, ठीक है। और अच्छा, चूंकि ये और ये इसको हम दोनों सेम होगी ना, तो इसको हम डबल कर देते हैं। तो 2 टाइम्स इंटू कितना बन रहा है वो 27.5 सेंटीमीटर, तो ये 10 तक -2 आ गया, डिवाइडेड बाय 1000, ज़रब 4 पाई 10⁻⁻7, और ज़रब एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ मुझे पता। देखें फ्लक्स यूं जा रहा है, तो फ्लक्स के सामने जो चादर आ रही है वो कितनी आ रही है, ये वाली, यानी 15 सेंटीमीटर, ज़रब जो डेप्थ है उस तरफ को 5 सेंटीमीटर, यानी फ्लक्स के सामने जो आ रही है, सही है। तो वो क्या आ जाएगा आपका 15 ज़रब 5 10⁻⁻4, सही है। ये निकला है आपका R1। अच्छा, अब R2 निकालें, ये निकालें ज़रा, ये क्या होगा, R2 हो जाएगा आपका, अब इसकी मेन लेंथ क्या होगी, इसकी मेन लेंथ ये 15 होगी, जमा इसका आधा कर दें, इसका आधा कर दें, तो 15 जमा 7.5 जमा 7.5 15 बनता है, 30 बन गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे आ जाएगा 1000, ज़रा 4 पाई 10⁻⁻7, ज़रा अब उसका एरिया बताएं ज़रा क्या होगा जी। तो इस तरह से बी निकला है 5/a, तो ये टॉप के ऊपर आ जाएगी आपकी फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, फ्लक्स डेंसिटी ऑन द राइट साइड ऑफ द कोर वो कितनी होगी भाई, यहाँ पे बताएं कितनी होगी। यहाँ पे जनाब क्या होगा जी, 5/एरिया, यहाँ पे एरिया कितना बन रहा है 5 × 5, यानी 5 जो डेप्थ पे 5 है और सामने जो 5 है, 5 प्लेट जो उसके सामने आ रही है फ्लक्स जिससे गुजर रहा है यूँ, वो प्लेट का एरिया, सही है। तो 5 × 5 × 10⁻⁴, तो ये आपके पास आ जाएगी 2 टेस्ला फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, अच्छा जी, एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं जी। A two-legged core is shown in figure P1.4 1-4. The winding on the left leg of the core N1 has 400 turns and the winding on the right N2 has 300 turns. ये देखिए ये है क्या चीज़ है भाई। अच्छा, यूं करंट जा रहा है तो ये यूं होगी इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन, ऐसे होगी ना, यूं। अच्छा, और इसका करंट यूं जा रहा है तो इसकी यूं, तो ये दोनों तो एडिटिव है, ठीक है, एडिटिव फ्लक्स है, यानी ये ऐड होंगे फ्लक्स, दोनों फ्लक्स क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा 5 1 प्लस 5 2। अच्छा, इसका फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसका फ्लक्स वही 5 F इज इक्वल टू 5 × R, तो 5 क्या होगा F/R, यही होगा ना, और F क्या होगा NI, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं हमें क्या गिवन है, N गिवन है, 400 टर्न्स गिवन है, 300 टर्न्स गिवन है। अच्छा जी, और साथ में द कॉइल्स आर बाउंड इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर, इफ द डायमेंशंस आर एज शोन, व्हाट इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट्स I1 एंड बाय I1 I2 भी गिवन है, ठीक है। I1 कितना है 0.5 और I2 कितना है 0.75। तो आपके दोनों जो हैं F जमा हो जाएंगे, तो टोटल F आपका क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, यानी इसको इसमें अगर हम इसमें N F क्या था भाई आपका NI, ठीक है। तो इसमें देखें N1 I1 प्लस N2 I2, N1 कितना है आपका 400, I1 कितना है आपका 0.5 प्लस N2 कितना है आपका 300 और I2 कितना है आपका 0.75, ये निकालें कितना आता है। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा आपका टोटल आपका F आ जाएगा। अच्छा जी, कोर डेप्थ देखें 15 सेंटीमीटर है, जो परली तरफ जो डेप्थ होगी वो उसने गिवन है 15 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, म्यू आर आपको कितना गिवन है 1000 आपको म्यू आर गिवन है। अच्छा जी,
इफ द डायमेंशंस आर शोन, व्हाट इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट्स I1 एंड I2। ठीक है, अब आप इसमें क्या चीज़ रह गई है जो निकालने वाली रह गई है? आर रह गई है, आर। लेकिन एफ इज इक्वल टू फाइव इंटू आर। हमने क्या निकालना है? हमने फाइव निकालना है। व्हाट फ्लक्स वुड बी, हम फाइव निकालना है, तो फाइव विल बी इक्वल टू एफ ओवर आर। आर कैसे निकालेंगे? आर क्या होगा? वही एल ओवर म्यू आर म्यू नॉट इंटू ए। अच्छा जी, अब इसमें आर क्या होगा? आर 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 आर, अच्छा आर जाहिर है इसकी और इसकी सेम होगी और इसकी और इसकी सेम होगी, सही है। अच्छा पहले हम एज्यूम कर, पहले ये इसको एक समझ लेते, तो इसमें मीन लेंथ क्या आ जाएगी? 50 प्लस 7.5, 7.5 कितनी हो जाएगी? 65, 65। तो R1 आप निकाल लें इस तरह से, इसकी जो R1 क्या होगी? 65 टेंस को माइनस 2, सही है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 1000 ज़रा 4 पाई टेंस को माइनस 7। अब एरिया बताओ क्या होगा? एरिया होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ, वो कितने? 15 है, तो 15 ज़रा 15 10 की ताकत माइनस 4 माइनस 4, सही है। अब R2 निकालें, R2 उसकी मेन लेंथ बताएं क्या होगी? ये वाली, ये हो जाएगी आपकी 50 प्लस 7.5, वही इतनी है, ये तो सेम ही आ रही है। अच्छा तो ये कितनी? 65 एंड 50 जमा, हाँ हाँ, तो 15 का हाफ करो ना इसका, 15 का हाफ 15 का हाफ 15 ही होगा, 65 है, सही है। 65 ओवर 1000 इंटू 4 पाई इसको माइनस 7। अब इसका एरिया डिफरेंट होगा, एरिया इसका क्या होगा? इसका एरिया होगा, भाई सेम है यार, ये तो सेम है, सेम है। तो इसका मतलब है कि ये वैसे देखने में लग रहा है, लेकिन ये ड्राइंग में थोड़ा इशू है। ये 15 इसको भी 15 कह रहा है और इसको भी 15 कह रहा है, ये सेम है। तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, एक निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से करेंगे ना, ये सेम है, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये जनाब आपका, ये देखिए इसने किया भी हुआ 2.6 मीटर डिवाइडेड बाय 2.6, पता है कैसे निकाला है उसने? 4 से ज़रब दी हुई होगी। अब 65 को उसने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको टेस्ट में माइनस 2 को ख़त्म करके उसने ये लिख दिया 2.6 1000 इंटू 4 पाई, उसके बाद 0.15 0.15, तो ये 92 इतना ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आप निकाल लें 425, ठीक है 425 क्या करना होगा हमें? 5 इक्वल एफ ओवर आर, कोई ना 425 डिवाइडेड बाई 92, तो ये आपके पास 425 92, ये कितना आ रहा है? 0.00462 वेबर। तो ये जनाब आपके पास आ गया 5, ठीक है, सही है। ओके जी, आगे चलते हैं। अच्छा ये थोड़ी सी रिवीजन है, आपने जो है वो सर्किट एनालिसिस उसमें ईएनए में पढ़ा हुआ, इलेक्ट्रिक नेटवर्क एनालिसिस में। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपरेंट पावर। एक्टिव पावर, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ, एक्टिव पावर इसको हम कैसे लिखते हैं? पी से लिखते हैं हम इसको, पी, और रिएक्टिव पावर को हम लिखते हैं क्यू, और टोटल पावर होती है हमारी एस, जो क्या होती है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। एस अगर हम उसको यूं शो करें, दिस इज योर एस, ठीक है, और ये आपका एंगल एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा ये आपका बन जाता है पी, ठीक है, और ये जो होता है एस साइन थीटा ये बन जाता है क्यू, ठीक है। इसके यूनिट होते हैं वॉट, इसके यूनिट होते हैं वी ए आर, और इसके यूनिट होते हैं वी ए, ठीक है। तो दिस इज योर पावर ट्राइंगल, क्या है? पावर ट्राइंगल। अच्छा जी, वॉट, वी आर एंड वी ए, तो ये देखिए पावर ट्राइंगल है एस पी और क्यू। पैथागोरियन थ्योरम लगाएं आप इस पे, एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो एस इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, पी इज इक्वल टू एस कॉस फाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और क्यू को हम लिख सकते हैं एस इंटू साइन फाई, यानी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन फाई, और पावर फैक्टर क्या होगा? कॉस फाई। व्हाट इज फाई? फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के दरमियान। इसी तरह से इसको हम इम्पिडेंस डायग्राम में भी लेके जा सकते हैं कि Z इज इक्वल टू आर और एक्स, Z इज इक्वल टू
z यहाँ पे आ गया आपका, r नीचे आ गया और x आ गया, तो z इज इक्वल टू r प्लस जे एक्स। किस तरह लिखते हैं हम, r प्लस जे एक्स। अगर इंडक्टिव हो लोड तो r प्लस जे एक्स होता है, अगर कैपेसिटिव हो तो r माइनस जे एक्स होता है, ये निशानी होती है। सही है, r माइनस जे एक्स या r प्लस जे एक्स। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस में क्या होते हैं, इन फेज हैं, हम साथ साथ हैं, वोल्टेज और करंट साथ साथ हैं इन रेजिस्टेंस, राइट। लेकिन उस, अच्छा अब एंगल फिर क्या हो जाएगा जीरो वोल्टेज और करंट में, तो कॉस जीरो क्या होता है, वन। ठीक है, अच्छा जी। इंडक्टर के केस में क्या होता है कि वोल्टेज, करंट जो होता है ना वोल्टेज से लैग कर जाते हैं, वोल्टेज लीड करता है, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है। तो अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस मानेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस तो करंट नीचे आ जाएगा। प्योर इंडक्टर में क्या होगा, 90 डिग्री का लैग आ जाएगा। कितने का आएगा, और अगर आर एल सर्किट होगा तो वो रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा करीब हो जाएगा वोल्टेज के, तो इन बिटवीन आ जाएगा, यानी 90 और जीरो के दरमियान कहीं आ जाएगा आर एल सर्किट के अंदर। ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ाते जाओ थीटा कम होता जाएगा, यानी फाई कम होता जाएगा। इंडक्टिविटी बढ़ाते जाओ तो ज़्यादा होता जाएगा। बात समझ आ गई, ये होता है आर एल सर्किट का इसमें इफेक्ट, इंडक्टिवनेस और आर से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अगला पार्ट क्या होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट लीड करता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें जैसे इसने करंट को रेफरेंस बनाया है, अगर आप वोल्टेज को बनाना है तो करंट का एरो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वो लीड कर रहा होगा कितना, 90 डिग्री। प्योर कैपेसिटिव के केस में अगर आर सी सर्किट है तो उसके इन बिटवीन चला जाएगा, यानी 0 और 90 के दरमियान एरो आ जाएगा। रेजिस्टिवनेस बढ़ाते जाओगे तो वो करीब होता जाएगा, वोल्टेज और करंट करीब होते जाएंगे, और अगर कैपेसिटिवनेस बढ़ाते जाओगे तो वो दूर होते जाएंगे। सही है, तो ये इफेक्ट होता है। और आर एल सी अगर सर्किट हो तो उसमें 0 और 1 के दरमियान होता है आपका पावर फैक्टर, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ, उसके दरमियान है जस्ट। अब उसका एक छोटा सा प्रॉब्लम करके देख लेते हैं। एज्यूम दैट voltage applied to the load is 208 angle minus 30 and the current flowing through the load is I 5 into 15 ampere। अच्छा, वोल्टेज जो है उसका फेजर नीचे को है, ठीक है, और जो करंट है उसका फेजर ऊपर को है, +15 पे है। इसका मतलब ये कैपेसिटिव लोड है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है। ठीक है, 208 एंगल -30 और 5 एंगल 15। कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स पावर कंज्यूम्ड बाय दिस लोड। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, वी आई, लेकिन आई को हम कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर एस इज इक्वल टू वी इंटू आई कॉन्जुगेट। सही है, तो ये इसको देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स पावर एस कंज्यूम्ड बाय दिस लोड इज एस इज इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट। वी कितना है, 208 एंगल -30 इंटू आई कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 इंटू -15, -15। अब इसको आप कैलकुलेटर निकालें, उसको कॉम्प्लेक्स पे रख के इसकी थोड़ी कैलकुलेशंस करें। ये इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ना थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, उसकी रिवीजन कर लें, क्योंकि अगर वो नहीं पता होंगे तो फिर मसला होगा। ए प्लस आयोटा बी फॉर्म, उसकी पोलर फॉर्म होती है आर थीटा। सही है, तो अच्छा, अगर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हो तो हम इमेजिनरी फॉर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रियल में रियल पार्ट ऐड करते हैं, इमेजिनरी में इमेजिनरी। लेकिन अगर ज़रब करनी है या तकसीम करना है फिर हम पोलर फॉर्म ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड से ज़रब दे दें या तकसीम कर दें, और एंगल को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। ज़रब में ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट में डिवीजन में आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जी। तो ये निकालने ज़रा, यही आता है। ये कैपेसिटिव लोड है क्योंकि इसमें करंट आपका लीड कर रहा है। इसको इस तरह याद रखते हैं, सी फॉर कैपेसिटर एंड करंट फॉर सी, यानी कैपेसिटिव में करंट लीड करता है। सही है, तो वोल्टेज में फिर उसमें इंडक्टर में ऑब्वियसली वोल्टेज लीड करता है, दोनों अपोजिट है। तो अच्छा जी, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ दिस लोड। पावर फैक्टर कैसे आप निकालोगे, कॉज ऑफ फाई करके, कॉज, अच्छा कॉज करके फाई वी माइनस फाई आई, तो कॉज ऑफ फाई वी कितना है, -30 माइनस फाई आई कितना है, 15। तो कॉज ऑफ -45 माइनस खत्म हो जाएगा, इसमें इवन फंक्शन है ये, तो कॉस 45 कितना होता है, 0.707, यानी 1/√2, ये 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये देखें 0.707। अब लीडिंग या लैगिंग, तो ये लीडिंग है बिकॉज कैपेसिटिव लोड है, इसलिए इसमें हम इसको लीडिंग लिखेंगे, लीडिंग। और कैपेसिटर याद रखिएगा रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस करता है,
ठीक है, और जो इंडक्टर है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाए, कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड और सप्लाइड बाय दिस लोड। अच्छा जी, डज द लोड कंज्यूम रिएक्टिव पावर फ्रॉम द सप्लाई और फ्रॉम सोर्स और सप्लाई टू द सोर्स। तो Q कहते हैं निकालें, Q का फार्मूला क्या होगा, V इंटू आई इंटू साइन फाई। तो V कितना है, वही जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, 208, एंगल कितना है -30, और I कितना है आपका, I कितना है 5 इंटू एंगल 15 और साइन ऑफ -45, ये निकालो कितना आता है, ये देखिए 208 ज़रा 5, हाँ यहाँ सॉरी आप मैग्नीट्यूड लें, इधर मैग्नीट्यूड लेंगे सॉरी, यहाँ पे 208 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू साइन ऑफ -45 जैसे इसने किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -735 VAR, 7 VAR। अब माइनस क्योंकि आ गया, माइनस का मतलब होता है कि ये सोर्स है, और प्लस का मतलब क्या होता है कि ये अब्जॉर्ब कर रहा है, अब्जॉर्ब, ठीक है। यहाँ पे ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है। दिस लोड सप्लाईज रिएक्टिव पावर टू द सोर्स, द रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड इज दिस। पावर फैक्टर करेक्शन पढ़ ली है, पावर फैक्टर को कैसे करेक्ट किया जाता है, असूल यही होता है कि जिसमें V और I का जो एंगल है, V और I, ये V और I में जो एंगल है, मसलन अगर आपका इंडक्टिव लोड है तो ये आपका अगर V है तो आपका ये आपका I समवेयर हेयर बनता है ना, यहाँ RL लोड के अंदर। तो अगर आप प्योर कैपेसिटर उसमें डाल दें कोई, तो क्या होगा, ये करंट ऊपर का इंजेक्ट हो जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके करीब करीब आ जाएगा, वोल्टेज और करंट का जो एंगल होगा वो कम हो जाएगा, इसकी वजह से वो एंगल कम होगा तो कॉस फाई 1 के करीब चला जाएगा। ये होती है पावर फैक्टर करेक्शन। और पावर फैक्टर करेक्शन क्यों ज़रूरी है ये भी आपको पता होगा। पावर फैक्टर अगर पुअर होना तो उसके बड़े नुकसान होते हैं, जैसे मसलन सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, सिंपल मशीन्स की देखें। आपके पास दो मोटर्स हैं, मोटर 1 और मोटर 2। इसका पावर फैक्टर मैं कहता हूँ कितना है 0.5, इसका पावर फैक्टर कितना है 1। दोनों मोटरें कितनी की हैं, मैं कहता हूँ जी 1 किलोवाट की हैं दोनों मोटरें। अब अगर आप इसका कैलकुलेट करें आई, तो क्या होगा, 1 किलोवाट डिवाइडेड बाय, सिंगल फेज मोटर लेने आप फिलहाल, सिंगल फेज है, तो वी आप फर्ज कर लें, वी कितना है आपका 230, 230 वोल्ट, ठीक है। और ज़रा पावर फैक्टर कितना है 0.5, इसका क्या होगा 1000 ज़रा 230 इंटू 1, बेसिकली अगर देखें तो ये जो भी निकलती है वैल्यू उसका डबल हो रहा है, 1/0.5 डबल। इसमें क्या है, जो भी निकलती है निकालने भले से देखें क्या निकलती है ये वैल्यू, ये समथिंग 4 समथिंग निकलेगा, 4 समथिंग एम्पेयर, देखें ज़रा कितना आता है, 4.34, इसका निकलेगा डबल 8.68, समझ आ गई। अच्छा, मोटर काम सेम कर रही है, दोनों काम, दोनों मजदूर सेम कर रहे हैं, एक डबल रोटी खा रहा है और एक नॉर्मल रोटी खा रहा है, समझ रहे बात को, एक 2 खाता है दूसरा खाता है। अब हु इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, दिस वन। कुछ भी नहीं, पावर उतनी मिल रही है, काम सेम हो रहा है, काम कोई एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, लेकिन ये डबल खा रही है करंट, ये उसके मुकाबले। अच्छा, आप डबल करंट तो ये खा रही है, एक तो बिल आपको ज्यादा आएगा, दूसरी चीज आपका जो आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं सर्किट के, वापडा के, वो बढ़ जाएंगे। फिर वापडा ने एक पीछे ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, 1 किलोवाट की मोटर है ना, वापडा ने आपको 1 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा के दिया हुआ है, 10% अबव, इसमें तो वो सही रहेगा, सप्लाई करता रहेगा, इसमें जल जाएगा ट्रांसफार्मर, तो सप्लाई नहीं कर पाएगा, समझे ना बात को, उसमें इतना करंट ही नहीं होगा। ये 2 किलोवाट के बराबर बन गया, ये 1 किलोवाट बेसिकली अब 2 किलोवाट के बराबर है, पीछे ट्रांसफार्मर है 1 किलोवाट का, वो तो उसमें से धुएं निकल जाएंगे उसके, तो बात समझ रहे हैं। तो वाट आपको पैनलाइज करता है कि मेरे सिस्टम को ख़राब मत करो, अपने गंदे लोड की वजह से मेरे सिस्टम को ख़राब मत करो, आई विल पेनलाइज यू, समझ रहे, ये है वापडा की पेनल्टी। अब भाई बात समझ, दैट्स द रीज़न, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं पुअर पावर फैक्टर के, कि पुअर पावर फैक्टर आपको कैसे महंगा पड़ना शुरू हो जाता है, और आपको ही नहीं पड़ता, वो पीछे वापडा को भी पड़ रहा होता है, समझ रहे हैं। तो फिर वो पीछे यानी आपका जो सोर्स लगा है वो अंडर रेटेड बन जाता है आपका, ऐसे काम है।
या तो आगे काम डबल हो रहा हो ना, दो मोटरें काम कर रही, मोटर तो नहीं है 1 किलोवाट की मोटर, दोनों सेम काम करेंगी, एक डबल करंट खा रही है और एक ना, तो इट करेक्ट योर मोटर। ओके, तो फिर इसलिए ये वापडा इसकी पेनल्टी लगाता है आपको। अच्छा आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये थोड़े से प्रॉब्लम्स थे इंट्रोडक्शन वाले। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर आ जाते हैं। ट्रांसफार्मर से पहले जो इसकी बेस थी क्या थी, फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ में क्या था, कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड, यानी फ्लक्स और चेंज, तीन चीज़ें, कॉइल, फील्ड और चेंज, ये तीन चीज़ें होंगी तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और अगर पाथ क्लोज कर दोगे तो वो करंट में चेंज हो जाएगा। ये नहीं कहना करंट पैदा होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है जो कि करंट में चेंज बदल जाता है, करंट की फॉर्म में आ जाता है अगर पाथ क्लोज करते हैं तो। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एवर इन्वेंटेड। आपको पता है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर आप देख सकते हैं, उसमें स्टार्टिंग यहीं से होता है कि एसी वर्सेस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कौन सी है, एसी है, सारे एसी लोड हैं। क्यों, अब है, हाँ अब है, तो उस वक्त नहीं थी, 1800 समथिंग में नहीं थी। तो एडिसन और टेस्ला की टसल थी। तो एडिसन डीसी को कहता था, वो करता था, उसकी वकालत करता था, लेकिन उसके पास मसला ये था वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता था, डिस्टेंस लॉन्ग नहीं था उसके पास, लॉसेस बहुत होंगे ना इसके अलावा लॉसेस। टेस्ला के पास एसी था और इसमें ट्रांसफार्मर था। ट्रांसफार्मर में अभी हम करेंगे भी इसमें एग्जांपल, जिसमें आप देखेंगे कि ये ट्रांसमिशन जब हम करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मतलब जो जनरेशन भी जितने भी वोल्ट पैदा होते हैं नॉर्मली ये होते हैं 3.3 केवी से लेके 11 केवी तक जनरेटर्स के पैदा होते हैं, उसको स्टेप अप कर देते हैं, स्टेप अप करके, और ये नहीं कि एकदम 750 वोल्ट नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स के अंदर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम, आहिस्ता आहिस्ता। यानी 66 के बी कर दिया, 132 कर दिया, उसके बाद 240 ले जाएं आप, उसके बाद 500, 700 स्टेप्स के अंदर, जिसको ग्रिड स्टेशन कहते हैं। ग्रिड स्टेशन में यही हो रहा होता है काम, सब स्टेशन होता है उसमें वोल्टेज लेवल्स चेंज हो रहे होते हैं। सही है, 132 के वी गट्टी ग्रिड स्टेशन, ये वो, उसमें ग्रिड स्टेशन में हो क्या रहा होता है, वोल्टेज लेवल्स चेंज हो रहे होते हैं। उसकी फिर पूरी एक सिंगल लाइन डायग्राम होती है कि क्या होता है, आइसोलेटर लगे होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स लगे होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो एनी हाउ, तो तो ट्रांसफॉर्मर्स, तो आप वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा होता है लाइन लॉसेज आप कंट्रोल कर लेते हैं। मसलन आप स्टेप अप कर देते हैं तो P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। अगर V है 5, I है 2, पहले V था 2, I था 5, अब V 5 कर दिया, I 2 रह जाएगा, तो P तो सेम रहेगा ना, P सेम रहेगा, बल्कि P आउट कम ही होगा P इन से ड्यू टू द लॉसेस। ये तो आइडियल केस में ना जिसमें हम सेम कर रहे हैं। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, और अगर करंट कम हो जाएगा तो इसके आर लॉसेस भी आपके खत्म हो जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। असल मसला ही उनका है कि आप इतनी, अब ये कहाँ पे हो रही है जनरेशन, पता नहीं कितनी दूर हो रही है, तरबेला वगैरह पे हो रही है, वहाँ जनरेटर लगे हुए हैं, कितनी दूर है, लेकिन यहाँ तक बिजली पहुँच रही है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफार्मर्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर कहती है, ट्रांसफार्मर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एवर इन्वेंटेड। इट कैन रेज और लोअर द वोल्टेज और करंट इन एन ईसी सर्किट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस साइड पे वोल्टेज ज़्यादा होगा उस साइड पे करंट कम होगा। सही है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, उसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग के वोल्टेज ज़्यादा होंगे लेकिन उस पर करंट कम हो जाएगा। ये स्टेप अप, करंट कम हो जाएगा। अगर करंट कम हो जाएगा तो आपको ज़्यादा मोटा कंडक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कंडक्टर लगा लें एज पर करंट, लेकिन उसकी इंसुलेशन अच्छी रखें क्योंकि वोल्टेज हाई है। वोल्टेज एक स्ट्रेस का बाइस बनता है, ये वजन होता है, एक वजन उठाया वोल्टेज, इट इज लाइक स्ट्रेस। ठीक है, तो उसकी इंसुलेशन स्ट्रॉन्ग आपने रखनी है। और अगर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ करंट इंक्रीज हो रहा होता है, तो वहाँ मोटा कंडक्टर लगाना है। ठीक है, ताकि वो इतना हाई करंट बर्दाश्त कर ले। वोल्टेज कम हो रही है लेकिन करंट बढ़ रहा है भाई। सही है, ये बात इसमें ध्यान में रखनी है। तो इट कैन रेज और लोअर द वोल्टेज और करंट इन एन एसी सर्किट। इट कैन आइसोलेट सर्किट्स फ्रॉम ईच अदर। इट कैन चेंज द apparent value of impedance. The transformer enables us to transmit electrical energy over long distances.
ठीक है। अब ये देखें, इसमें एक बात लिखी, इट कैन आइसोलेट सर्किट्स फ्रॉम ईच अदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक सर्किट दूसरे सर्किट से इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है, मैग्नेटिकली कपल होते हैं ना, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में इलेक्ट्रिकली नहीं कनेक्ट, मैग्नेटिकली कनेक्ट है, तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन आ जाएगी पर। अच्छा, इट कैन चेंज, इट कैन चेंज द एपरेंट वैल्यू ऑफ द इम्पिडेंस। ये इम्पिडेंस भी चेंज कर दी, इसमें रिफ्लेक्शन होगी। मसलन अपनी सेकेंडरी साइड पे ये ट्रांसफार्मर है, अगर आपका फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ट्रांसफार्मर, ये एक इम्पिडेंस लगी हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप इसको इधर भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सही है। मतलब इसका अगर ये N1 है, ये N2 है, और ये आप कह लें Z है, तो इधर से अगर आप देखेंगे ना, पता क्या नजर आ रही है आपको, N1 ओवर N2 होल स्केयर इंटू Z। यहां से आपको ये नजर आ रही होगी, इसको कहेंगे रिफ्लेक्शन। और अगर यहाँ के रेजिस्टेंस को उधर लेके जाना चाहते हैं तो N2 ओवर N1 स्केयर इंटू ये वाली Z। ये आगे हम करेंगे इसमें लेक्चर में, यानी इससे इसी वीक में करेंगे इसको, इम्पिडेंस की रिफ्लेक्शन। ये आपने आई थिंक की है, ये में कर लिया ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, it can isolate circuits from each other, it can change the apparent value of the impedance, the transformer enables us to transmit electrical energy over long distances। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी, ये देखें एक लाइन डायग्राम है, इसको ज़रा पढ़ना सीखें। ये देखें बॉयलर और रिएक्टर, उससे क्या चल रही है, टरबाइन। बॉयलर से स्टीम पैदा होती है ना, वो स्टीम आगे टरबाइन के ब्लेड को हिट करती है, स्टीम टरबाइन कहते हैं। मेरे थर्मोडायनामिक के लेक्चर्स हैं, आप देखना चाहते हैं तो देख लें, लास्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ाया उसके लेक्चर्स हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं टरबाइन, उसमें मैंने काफ़ी कवर की हुई है, बड़ा अच्छे लेक्चर्स हैं, आपको काफ़ी उससे बेनिफिट होगा। अच्छा नहीं हो तो टरबाइन ये बेसिकली प्राइम मूवर होता है, ठीक है। इसके से स्टीम निकली, इस पे ब्लेडों पे टकराई और ये घूमना शुरू हो गई। जब ये घूमी, इसके आगे अल्टरनेटर लगा था जनरेटर, वो बिजली पैदा करना शुरू हो गया। 3 फेज 20 kV। अब 20 kV को क्या किया, यूनिट ट्रांसफार्मर लगाया, ठीक है। यूनिट ट्रांसफार्मर के बाद सर्किट ब्रेकर आ गया, सर्किट ब्रेकर के बाद फिर 3 फेज आगे चलाएं, और उसके बाद पावर ट्रांसफार्मर, ये है पावर, यहाँ से इसको स्टेप अप किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, स्टेप अप किया जा रहा है। यहाँ से इसको स्टेप अप किया, फिर सर्किट ब्रेकर आ गया, फिर उसके बाद जनाब इसको अब ये ट्रांसमिट कर रहे हैं, किधर दे रहे हैं, और किधर 161 kV में चला गया। देखो 120 kV से अब इसमें चला गया 161 kV। अच्छा, इधर चले गए। अब उसके बाद क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड अब आ गई। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। तो ये जनाब आपका एक और चीज़ भी देखें, डेल्टा 3 वाइड्स है ना, डेल्टा में प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड इसकी क्या है, वाई में, वाई स्टार में। तो यहाँ पे कितनी वाइड्स होंगी, 4 होंगी, क्योंकि सिंगल फेज में आपको लाइन न्यूट्रल यूज की। तो इसको कहते हैं DYN, वेक्टर ग्रुप होता है इसको, DYN11। मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया था प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स के, उसमें इसको कहते हैं वेक्टर ग्रुप। वो एक अलग डेप्थ है, बहरहाल ये पता होना चाहिए। मतलब इसकी जो प्राइमरी है वो डेल्टा में, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी है वो है स्टार के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ये 7.16 kV है, उसके बाद ये आपको 122 240 वोल्ट्स में मिल रही है जी। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसकी मैंने वीडियो भी आपको दिखाई थी ना पहले लेक्चर के अंदर। तो ये मैग्नेटिक कोर है, आप देखें वो अब न्यूमेरिकल्स जो हम कर रहे थे, पाथ लाइन थी ये, वो क्या है, अब आपको नजर आएगी यूज होती है। प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वोल्टेज Vp, और इससे क्या होगा, Ni से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये फ्लक्स जनरेट हुआ फाई, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग को मिल गया। अब फेरेडे लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कैसे देखें, कॉइल है, फ्लक्स है, और चेंज भी है। चेंज कैसे आ रहा है, ये एसी है, एसी है, डीसी पे नहीं है चलेगा ना, क्योंकि वो कांस्टेंट जगह फ्लक्स, चेंज जरूरी है। तो चेंज से ये आपका यहाँ पे क्या होंगे, फिर वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। अगर ये टर्न्स इससे ज़्यादा हैं तो स्टेप अप बन जाएगा, अगर ये टर्न्स इससे कम है तो ये स्टेप डाउन बन जाएगा। स्टेप अप के केस में वोल्टेज बढ़ जाएंगे, करंट कम हो जाएगा। स्टेप डाउन के केस में वोल्टेज कम होंगे और करंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज वाले हैं, और ये जो नीचे ट्रांसफार्मर नज़र आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ये बड़े पिद्दे पिद्दे से इतने होते हैं। मैंने आपको दिखाया था अपना, जो मैंने यूज़ किया था, वो येलो सा, वो जो तस्वीर दिखाई नहीं थी आपको कमरे की मैंने अपनी,
वो इतना सा था। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको ये चीज़ पता चलेगी कि हुआ क्या है, ये कैसे सिकुड़ गया। ये देखें, हमने ट्रांसफार्मर की इक्वेशन आगे इसमें हम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है 4.44 वो इसमें आ जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है, आगे आ जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है कि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एरिया कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी अभी 50 हर्ट्ज है तो एरिया ज़्यादा है, 50 किलो हर्ट्ज होगी तो एरिया कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ है। कि पुराने ज़माने के बाबों वाले यूपीएस अगर आप देखें, ऐसे डब्बे होते थे, बड़े बड़े डब्बे, ठीक है। लेकिन अब होमेज वाले या छोटे छोटे जो यूपीएस हैं या कंप्यूटर के अंदर जो आते हैं, वो छोटी छोटी मतलब उसमें साइज बहुत रिड्यूस हो गया है। वाई? फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। स्विच मोड पावर सप्लाई कॉन्सेप्ट है उसमें, इसको कहते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट आप करोगे इंशाल्लाह। लेक्चर है मेरे, अगर आपने देखना है अभी यूट्यूब पे देख लो जाके। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। वोल्टेज इंडक्शन, ठीक है। अ कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्न्स प्लेस्ड इन अ वेरिएबल फ्लक्स फाई, ठीक है। एक कॉइल है, उसमें वेरिएबल फ्लक्स है। द फ्लक्स अल्टरनेट्स एट अ फ्रिक्वेंसी एफ periodically reaching पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब फ्लक्स पल्सेट कर रहा है, पल्सेटियां मार रहा है, कभी इधर हो 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 रहा है। यानी वो समझ लें कि वो चेंज हो रहा है ना 180 डिग्री साइन वेव की वजह से। फ्लक्स कभी ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट के लिए ऊपर को है और अगले हाफ साइकिल में नीचे को, ऊपर नीचे चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो द फ्लक्स इंड्यूसेस अ साइनोसाइडल एसी वोल्टेज। तो ये देखें, फ्लक्स जो है वो उसके नतीजे में क्या होता है कि एक साइनोसाइडल एसी वोल्टेज भी इंड्यूस हो जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड इन इंडक्शन के नतीजे में जो वोल्टेज पैदा हुए हैं, उसका फार्मूला क्या होगा? एन इंटू डेल फाई ओवर डेल टी। और फाई क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। ये बेसिकली वही साइनोसाइड की फॉर्म है। फाइव मैक्स क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, पीक वैल्यू है, ठीक है। साइन ऑफ ओमेगा टी 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। जीरो पे जीरो है, 90 पे प्लस का मैक्सिमम है, 180 पे जीरो है, फिर 270 में माइनस का मैक्सिमम है और 360 पे फिर जीरो है। सही है। अच्छा, एक और काम की बात आपको बताता हूँ। देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी है वापडा की? 50 हर्ट्ज। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 1/50। क्या आ गया ये? इसका आंसर निकालो। 20 मिली सेकेंड। तो वापडा की जो पावर अगर होगी वो यूं होती है, यानी 20 मिली सेकेंड उसका टाइम पीरियड है। ये कितने? 10 मिली सेकेंड है। तो 5 मिली के बाद पॉजिटिव पीक आती है और 15 मिली सेकेंड के बाद आपकी नेगेटिव पीक आती है। सही है। 50 हर्ट्ज की कोरस्पॉन्डिंग। ये मेरे ख्याल पहली दफ़ा आप कर रहे हो अभी, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज कितने मिली सेकेंड बनता है टाइम? 20 मिली सेकेंड, ठीक है। 5 मिली सेकेंड के बाद चेंजेस आ रही हैं, यानी चेंज तो कंटिन्यूसली आ रही है, लेकिन 5 के बाद मिली सेकेंड के बाद पॉजिटिव पे जा रहा है, 10 के बाद ज़ीरो, 15 के बाद माइनस मैक्सिमम और 20 के बाद फिर दोबारा ज़ीरो हो जाता है, पूरा 360 डिग्री। सही है। अच्छा जी, तो फाइव इज इक्वल टू फाइव मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ई इज इक्वल टू देखें, फाइव इधर पुट कर दो तो ई इज इक्वल टू एन डेरिवेटिव ऑफ दिस। फाइव मैक्स बाहर आ जाएगा, एन फाइव मैक्स। साइन ऑफ ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज ऑफ ओमेगा टी, और साथ ओमेगा भी आ जाएगा ना, ओमेगा भी आ जाएगा। नंबर इससे टी से जरब खा रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा आपका एन फाइव मैक्स ओमेगा इंटू कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो ये ई आ जाएगा, ई इज इक्वल टू एन ओमेगा फाइव मैक्स कॉज ऑफ ओमेगा टी। तो ये देखें, फाइव मैक्स की कर्व है और ये साइन वाली कर्व है और ये कॉज वाली कर्व है। तो ये देखें, ये कॉज यहाँ से शुरू होता है ना, 0 पे 90 होता है, और ये इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया क्यों? एन से तरफ खा रहा है, ओमेगा से जरा खा रहा है और फाइव मैक्स से तरफ खा रहा है। तो ये देखें आपका ये ई की कर्व है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें। RMS वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर। तो ये देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना, पीक वैल्यू है, ई पी है, ये पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू को √2 से तकसीम कर दें, वो रूट मीन स्क्वायर आती है, यानी 70% आपके लिए 0.707 इंटू दिस, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? RMS। तो एन ओमेगा फाइव मैक्स ओवर √2, बेसिकली ये √2 इंटू ओमेगा देखूँ, एन ओमेगा फाइव मैक्स ओवर √2, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ऐसे ही है।
ओवर अंडर रूट टू। अब 2 ओवर अंडर रूट टू का आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू। ठीक है, अंडर रूट टू पाए क्या, और क्या आ जाएगा एफ, साथ में ये एन और 5 मैक्स। ये है वो इक्वेशन जो मैं आपसे कह रहा था, आगे आ जाएगी। ई इज इक्वल टू 4.44 एफ एन 5 मैक्स। एफ एन 5 मैक्स। तो 5 को आप ये भी लिख सकते हैं बी ए। तो वहां से आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी और एरिया में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनेगा। ऐसे ही है ना, तो ए एफ के साथ ज़रब खा रहा होगा ना, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बनेगा ना। अगर आप एरिया इधर रखें तो एफ ने इधर आना है, 1/f हो जाए, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनेगा। ये बात है कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें तो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। सही है। तो E इज इक्वल टू 4.44 एफ एन 5 मैक्स। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। E इज इक्वल टू 4.44 एफ इंटू एन नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 5 मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स वेबर। ओके, अच्छा आगे चलते हैं जी। अप्लाइड वोल्टेज एंड इंड्यूस्ड करंट, कंसीडर अ कॉइल कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी वोल्टेज सोर्स। अब आगे वो बेसिक बातें कर रही है, बातें हो रही है अब यहाँ पे। द कॉइल एंड द सोर्स रेजिस्टेंसेज आर नेग्लिजिबल, द इंड्यूस्ड वोल्टेज ई मस्ट इक्वल द सोर्स वोल्टेज। यानी आपने ये सोर्स लगाया हुआ है, सोर्स की ये जो रेजिस्टेंस है इसको नेग्लिजिबल समझे, जो ई है वो ई जी के बराबर है। सही है। तो ये आपने अप्लाई किया हुआ वोल्टेज, उसके नतीजे में क्या होगा, फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अच्छा जी, द कॉइल एंड द सोर्स रेजिस्टेंसेज आर नेग्लिजिबल, द इंड्यूस्ड ई मस्ट इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज ई जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अ साइनोसाइडल एसी फ्लक्स, a sinusoidal AC flux phi must exist to generate the induced voltage on the end turns of the coil. Phi max varies in proportion to the EG. Placing an iron core in the coil will not change the flux phi. तो EG क्या होगा, 4.44 F N phi max। तो phi max क्या होगा, EG ओवर 4.44 F इंटू N। वहां से ये क्या हो जाएगा, ये phi max आपका जनरेट हो जाएगा। Consider n turns of the n turns connected to an AC source, e.g. coil has the reactance Xm and draws the current Im, coil has the zero resistance, therefore I क्या होगा, V over R। V इसमें क्या है, Eg, और R यानी इम्पिडेंस कह लें आप, Z कह लें, वो क्या है Xm, क्योंकि R जीरो है। तो अब ये देखें जो करंट है वो लैग करेगा इससे, क्योंकि ये इंडक्टिव सर्किट है ना, इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करेगा, लैग करेगा। और चूंकि रेजिस्टेंस हमने जीरो एज्यूम किया तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सही है। अच्छा, अब फ्लक्स इज इन फेज विद द आई एम। ये जो फ्लक्स होगा ये करंट के साथ इन फेज है। सही है, फ्लक्स इज इन फेज विद द आई एम। साइनोसाइडल करंट आई एम produces a sinusoidal mmf NIM which creates a sinusoidal flux phi. Flux induces an effective voltage E across the coil terminals and EG must equal to the E same terminals। ठीक है, तो ये सेम टर्मिनल्स के होंगे, E इज इक्वल टू ई जी होगा जैसे हमने ये देखा, और E और ई जी इन फेज हैं और आई एम और फाई इन फेज हैं। चलिए, Eg is equal to 4.44 n phi max. Phi max is directly proportional to Eg. If Eg is kept constant, phi max remains constant. If an iron core is gradually inserted into the coil, the flux remains the same. To produce the same flux, a smaller magnetomotive force is needed with an iron core than in air core. आयरन में आपको पता है कि इजीली गुजर जाएगा, आपका जो फ्लक्स है ना इजीली पास हो जाएगा, तो थोड़ी फोर्स के साथ ही इजीली पास हो जाएगा। एयर में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उसको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगी उसको। ठीक है, तो लेस मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिक्वायर्ड, सो विद एन आयरन कोर लेस करंट इज नीडेड टू ड्राइव द फ्लक्स। अब ये देखो, अब हो क्या रहा है कि अब आपने इस कॉइल के अंदर एक और कॉइल डाल दी। अब वो कॉन्सेप्ट आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी का, कि प्राइमरी कॉइल से आपने उसमें फ्लक्स जनरेट करवाया और वो वेरिंग फ्लक्स था। अब उसको लिंक कर रहे हैं आप सेकेंडरी कॉइल के साथ, और अब सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होंगे ड्यू टू दी फेराडेज लॉ। तो ये जो सारा काम है वो हो रहा है। अच्छा, अब इसकी कॉइल हैविंग 4000 टर्न्स लिंक्स विद एन एसी फ्लक्स विद अ पीक वैल्यू 5 मैक्स कितना है, 2 मिली वेबर। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज। कॉइल कितनी है जी, 4000।
कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालें। तो क्या होगा 4.44, ठीक है, एफ इंटू एन इंटू 5 मैक्स। एफ कितना है 60, एन कितना है 4000 और 5 मैक्स कितना है 2 मिली वेबर। तो ये आपका आ रहा है 2131.2 वोल्ट। और फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है, वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी भी सेम होगी 60 हर्ट्ज होगी। और पीक वैल्यू क्या होगी जी, पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू होगी इसकी दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टू। यानी इसमें ये अगर आपकी आरएमएस वैल्यू है तो आरएमएस वैल्यू को अंडर रूट टू यानी वन मतलब अंडर रूट टू क्या था 1.414 से आप ज़रूर देंगे तो आपकी पीक वैल्यू आ जाएगी। और पीक वैल्यू से आरएमएस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट टू से तकसीम करके, ठीक है। और आरएमएस से पी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अ कॉइल हैविंग 90 टर्न्स इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज सोर्स, आरएमएस मैग्नेटाइजिंग करंट इज 4 एम्पीयर, फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो वही फार्मूला लगाओ, ईजी और 4.4 पर एफएन 120 ओवर 4.4 60 इंटू एन, तो ये 5 मिली वेबर निकलता है। फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द एमएमएफ। तो पीक वैल्यू कैसे निकालोगे, यू इज इक्वल टू एन आई मैक्स, तो ये एन अंडर रूट टू इंटू आई, तो 90 इंटू अंडर रूट टू इंटू आई कितना आपका आर एम एस, ये आर एम एस वैल्यू है ना मैग्नेटाइजिंग करंट की 4 है, तो 4 को ज़रब कर दो अंडर रूट टू से, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये एम एम एफ आ जाएगी, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ दी एम एम एफ, जिसको हम एफ भी कहते हैं यहाँ पे, एफ भी कहा जाता है ना इसको, एन आई को, ठीक है। तो ये 509.1 एम्पेयर टर्न्स आ रहे। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, वो कैसे निकालना जी, वही V इक्वल टू आई आर वाला फार्मूला। तो एक्स एम इज इक्वल टू ई जी ओवर आई 120 ओवर 4 दैट इज 30 होम। इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, ये मशहूर ज़माना फार्मूला, एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, तो एल इज इक्वल टू एक्स एम ओवर 2 पाई एफ 30 ओवर 2 पाई 60, तो ये आपका आ जाएगा 79 मिली हेनरी। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल कैसे निकाली हमने, और इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हमने कैसे निकाली, सही है। यानी वोल्टेज और करंट से मैंने एक्स एम निकाल ली ना, आर जीरो है इस केस में, सही है, हमने जूम किया हुआ है। और अगर एक्स एम आ गई है तो फिर उससे हमने एल एम निकाल लिया। एल एम कितना है, एक्स एम ओवर 2 पाई, फार्मूला क्या है 2 पाई एफ एल, एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, आपने पढ़ा होगा ये, सही है। अच्छा जी, अब बाकी हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।